इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपने देखा कि आवाज़ का जादू, कि जब उन्होंने सदा लगाई आवाज़ दे कहाँ है, तो यूँ महसूस होता था कि उस हाल के जो पर्दे हैं वो लर्जने लगे हैं। और यकीन नहीं आता था कि उस उम्र में भी मैडम की आवाज़ इतनी बुलंदियों तक छू सकती है, और जाहिर है कि वो सुर में रहती है, वो बेसुरी तो कभी हुई नहीं, ये तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। और इस गाने की पोइट्री जो है वो मुझे बड़ा फैसिनेट करती है। क्या रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है। इसमें ये देखिएगा कि अगर इसको प्लेन गाया जाए यूं जैसे चांदनी, तो ये गिरता है थोड़ा सा वजन से, और मैडम ने उसको यूं किया कहा है और उसके साथ वो बराबर हो गया। और चलने को अब फलक से तारों का कारवां है। अच्छा, ये गाना गाया उन्होंने, उसके अलावा उससे पहले उन्होंने मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग, वो, और उसके बाद उन्होंने गाया काला शाह काला, साडा काला है दिलदार तो गोरियां नूं परां करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये एफ्रो जो आज़ादी की तहरीक है ब्लैक्स की, वो अवलीन गाना जो है वो नूरजहां ने गाया, जिसमें उन्होंने कहा कि काला शाह काला, साडा काला है दिलदार। वो दिलदार बट्टी समझता था कि मेरे बारे में, लेकिन उसके बारे में नहीं था। और गोरियां नूं परां करो। उसके बाद उन्होंने गाया सानू नहर वाले पुल ते बुला के। अब बॉम्बे की पब्लिक के लिए ये जो रिदम थी और जो लोच था आवाज़ में, और जो थोड़ी सी आवारगी थी, वो इसके आदी नहीं थी। दे वर रियली अमेज्ड कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन उसके बाद बहुत क्लासिक 3 फिल्में रिलीज़ हुई मैडम की, जिनमें वो हीरोइन भी थी और ज़ाहिर है गाने भी उन्हीं के थे। दुपट्टा, चनवे और उसके बाद इंतज़ार। और इन इंतज़ार का तो जाहिर है कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर का म्यूज़िक था, और बाकी 2 फिरोज़ निज़ामी के थे, वही जुगनू वाले जो आवाज़ दे कहाँ वाले। तो इन सारी फिल्मों के तमाम गाने हिट हुए, लेकिन इनमें एक गाना जो मेरा पसंदीदा रहा है वो ये है कि जिस तरह आप जानते हैं कि अहले सियालकोट के लिए यही फ़ख्र की बात बहुत है कि अल्लामा इकबाल वहाँ पे पैदा हुए, और अगर कुछ कमी बेशी रह जाए तो फैज़ साहब को भी डाल लीजिए, अगरचे वो काला कादर में पैदा हुए। लेकिन इसके बावजूद अहले सियालकोट के बारे में बाकी शहरों वाले जो है ना, वो अजीब नारवासी गुफ्तगू करते हैं उनके जी ये शीन बहुत बोलते हैं उनके एक्सेंट के बारे में। तो वो अक्सर कहते हैं कि जी शादो शरके शर्क लगी जा रही थी, उन्होंने छप ने वढ़ लिया तो वो छड़प करके ते पानी जा पई तो उठों निकली, तो शहर चली गई, तो शहर गई तो छौनी चली गई। अच्छा, ये उन्होंने बनाया हुआ है। चुनाचे कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं होती थी सियालकोट के बारे में। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैडम नूरजहां ने सियालकोट को जो तमग़े हुस्न कारकर्दगी दिया, वो मैं समझता हूँ कि सियालकोट को कहीं से कहीं ले गया। तेरे मुखड़े का काला काला तिल वे। इसी फिल्म का एक और गाना है जो बहुत मशहूर हुआ, और वो भी चांद के बारे में। चंद दिया टोटिया ते दिलां दिया खोटिया, कंघी तेरे खीसे विच बोधे तू सवारना है, सानू भी तू चारना है। तेरे खीसे विच तेरे खीसे विच बोधे तू सवारना है, और कंघी तेरे खीसे विच बोधे तू सवारना, सानू भी तू चारना है। ख़वातीनो ज़रा ये उन ज़मानों का कल्चर था कि जब कभी नौजवान लड़के जो थे किसी शक्ल को देखते थे तो फौरी तौर पर जेब में से कंघी निकाल के ना यूं करके हीरो बनने की कोशिश करते थे। तो ये डिपिक्शन है उस ज़माने के इश्क की। अच्छा, हमें बहुत शौक़ था उन ज़मानों में नूरजहां को देखने का कहीं। आजकल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन ज़माने में जो सेलिब्रिटीज़ थी वो बिल्कुल अलूही चीज़ें थी, आसमानों पे रहती थी। आम पब्लिक उनको देख भी नहीं सकती थी क्योंकि टेलीविज़न नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सिवाय फिल्मों के और कहीं नहीं देखी जा सकती। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि नूरजहां को देखा जाए। मुझे अब तक याद है कि नारकली में एक दफ़ा गए तो 2-3 एकदम दुकानें 2-4 बंद हो गई। हमने कहा कि क्या हुआ? कहने कि जी हुस्ना आई हुई है बुर्का पहन के। वो उस ज़माने की बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी। तो ये बहुत नायाब लोग हुआ करते थे। तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि नूरजहां को देखें टेलीविज़न पे।
65 में टेलीविज़न लॉन्च हुआ, 67 में मैंने अपना पहला प्ले किया पुरानी बातें, 122 रुपये उसका चेक मिला। तो उन्हीं ज़मानों में कमर आफ्ताब अहमद, जो बहुत फेमस प्रोड्यूसर बाद में ड्रामे के भी रहे, बल्कि एक ख़ास स्कूल था उनका, तो उन दिनों वो कर रहे थे म्यूज़िक का प्रोग्राम। तो मैंने एक दिन कहा, कमर यार बहुत जी चाहता है कि टीवी पे नूरजहां को देखा जाए। कहने लगा यार तारड़ बात ये है कि वो काबू नहीं आती। मैंने कहा किस तरह? कहने लगा कि हमने मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और उनको हमने 1500 रुपये दिए। माइंड यू कि 1500 बहुत बड़ी रकम, खतीर रकम होती थी। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि पहले ड्रामे पे 122 रुपये मुझे चेक मिला था 67 में, और उससे हमने 5 स्टार होटल में 2 लोगों ने खाना भी खाया और उसके बाद 2 शर्टें भी ली, फिर भी पैसे बच गए, यानी इतनी रकम थी। तो कहने लगे हमने उनको 1500 रुपये दिया मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम को, और वो लेके कॉन्ट्रैक्ट उनका मैं गया नूरजहां के पास। मेरा ख्याल था कि मेरे पास एक ऐसा तीर है जो बिल्कुल निशाने पे बैठेगा। तो मैंने जाके बैठे, चाय पानी के बाद मैंने कहा मैडम आप ये बताएं कि गायकी में मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम जो हैं, क्या आप उनसे बेहतर हैं? तो मैडम फ़ौरन सोफे से उठ के नीचे बैठ गई। कहने लगी कमर साहब ये क्या आपने बात की? वो तो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो उनसे सीखते हैं। ये अच्छा नहीं किया आपने ये बात करके, क्योंकि बहुत एहतराम करती थी जो जिनसे सीखती थी, या ये वाकई बड़े लोग थे ना, रोशन आरा बेगम या उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो ये आइंदा बात मत कीजिएगा। मैंने कहने लगा, कमर कहने लगा मैंने फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट निकाला। मैंने कहा ये देखिए मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम का हमने प्रोग्राम किया है, उनको 1500 रुपये दिए हैं और हम आपको भी 1500 रुपये देंगे, ये इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए। कहने लगे नूरजहां ने वो पेन लिया, साइन करने लगी, तो थोड़ी सी झिझक के बाद कहने लगी कमर जी ये पैसे तो हो गए गायकी दे, तो आधे पैसे कितने ने? वो दरअसल रोशन आरा बेगम ज़रा सोबर शक्ल की थी, और नूरजहां को अगर अपने हुस्न पे जोम था तो सही था, लेकिन ये था कि उसके बाद मतलब कमर साहब को दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये 2-4 लम्हों की जुदाई तो कोई बात नहीं।